ने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो डीएनए बायोलॉजी के सवाल हमारे गेट वी में आए थे वो किस तरह के आए थे, और हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश की कि भाई काफ़ी सारे क्वेश्चन बेसिक्स थे तो कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी थे जहां हमें कंफ्यूज भी किया गया था। और मैंने पहले भी कहा था कि बड़ा आसान है ये बता देना कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है या ये नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये पता चले कि जो क्वेश्चन का आंसर हमने दिया था अगर वो नहीं था तो क्यों नहीं था, ताकि आने वाले किसी और एग्जाम में हम उस गलती से बच सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैट 2021 में आए हुए डीएनए बायोलॉजी क्वेश्चन के। क्वेश्चन 669, अब म्यूटेशन जो जनरेट करे टर्मिनेशन कोडोन, तो भाई इसको क्या कहते हैं? टर्मिनेशन कोडोन से कोई अमीनो एसिड कोड नहीं होता, इसलिए जब भी किसी अमीनो एसिड कोडिंग कोडोन में म्यूटेशन हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए किसी स्टॉप कोडोन में, तो उसे हम लोग नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है 2674। हालांकि मिससेंस म्यूटेशन क्या होता है या फिर रिवर्स म्यूटेशन क्या होता है या साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड म्यूटेशन जब पहले म्यूटेशन का स्वरूप खत्म करते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स म्यूटेशन, और अगर म्यूटेशन से पहले जो अमीनो एसिड कोड होता था म्यूटेशन के बाद भी वही अमीनो एसिड कोड होता था उसे बोलते हैं साइलेंट। अगर अमीनो एसिड बदल जाए कोडोन बदलने की वजह से तो उसे बोलते हैं हम लोग मिससेंस। और स्टॉप मतलब जब अमीनो एसिड कोड करने वाला कोडोन स्टॉप कोडोन में बदल जाए। अब क्या आपने नोटिस किया कि जहां ये बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, तो जब थर्ड बेस का बदलाव है तो साइलेंट म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होता बट कई बार ऐसा होता है। और जब सेकंड बेस का मुझे चेंज देखने को मिल रहा है तो ये मिससेंस है, और जब फर्स्ट बेस का चेंज देखने को मिल रहा है तो ये स्टॉप के रूप में दिखाई दे रहा है। इंडियड हम ये जानते हैं कि कोडोन में जो 3 पोजीशन होती हैं, एन 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 बोल दीजिए, ये 3 न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सबसे खतरनाक है। अगर यहां पर कोई बदलाव आया तो समझो 70, 80, 90% केसेस में ये बदलाव प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब क्वेश्चन 675 मैच करना है कंपोनेंट्स को। एक तरफ दे रखा है मॉडिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स और दूसरी तरफ दे रखे हैं कि भाई ये कहां पाए जाते हैं। तो मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन कभी सुना है आपने? मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन ये जनरली हम लोग यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्मेशन वाली कहानी में बात करते हैं एपिजेनेटिक्स में, और ये एक्टिवेट्स जीन बाय मॉडिफाइंग हिस्टोन्स इन क्रोमेटिन। ये मोनोमिथाइलेशन, डाई या ट्राइमिथाइलेशन है। तो ए का है सेकंड। अब ए का सेकंड मेरे पास 2 ऑप्शन में है, तो पहले 2 तो आप भूल ही जाओ। फिर है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन, भाई ये कोलेजन में हम पढ़ते हैं, तो बी का है 1, दोनों ऑप्शन में बी का 1 दे रखा है। फॉस्फोरिलेशन ऑफ टायरोसिन, ये तो हम सेल सिग्नलिंग में पढ़ते हैं, जैसे कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पाथवे के अंदर हमने देखा था कई बार। सी का 4, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 2697। और फिर लास्ट जो है पॉलीयूबिक्विटिनेशन ऑफ लाइसिन, ये आप जानते हो कि ये प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जिस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना हो उसके ऊपर पॉलीयूबिक्विटिन ऐड करते हैं और फिर 26S प्रोटेसोमल एंजाइम आकर उसे पहचानता है और उसको तोड़ देता है। प्रोटीन के काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस हैं और हमें इन मॉडिफिकेशंस के टारगेट अमीनो एसिड्स और इनके रोल हमें जरूर पता होने चाहिए। अब है 687, इफ द कोडोन्स फॉर ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर RNA टू प्रोटीन वर 4 लेटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 3, तो what would be the maximum number of hypothetical amino acids that would uniquely be recognized by the transfer RNA assuming only one codon as stop codon? ये कह रहे हैं कि अगर आपका कोडोन जैसे A, U, G ये 3 अल्फाबेट का है, अगर इसकी जगह पर ये 4 का हो जाए तो कितने अमीनो एसिड कोड हो सकते हैं, जबकि आप ये मान के चलोगे कि एक कोडोन एक के अमीनो एसिड के लिए होगा और एक आप स्टॉप के लिए रोक रहे हो। तो भाई अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो टोटल अल्फाबेट्स कितने पाए जाते हैं आरएनए की भाषा में? आंसर है 4। कॉम्बिनेशन कितने का बनाना है आपको? 4 लेटर का। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 256। इसमें से एक को आप माइनस कर दीजिए क्योंकि वो आपको स्टॉप के लिए चाहिए, अमीनो एसिड के लिए नहीं चाहिए। तो बचे हुए 255 ये यूनिक कोडोन्स तैयार हुए और यही कोडोन्स अगर आप देखो तो अमीनो एसिड कोड करेंगे, यानी कुल मिलाकर के 255 टाइप के यूनिक अमीनो एसिड कोड करने की क्षमता होगी अगर आप 4 लेटर का कोडोन देख रहे होते तो। Which one of the following molecule causes catabolite repression?
भाई लैकोप्रोन में कैटाबोलाइट डिप्रेशन, ये ग्लूकोज की वजह से होने वाला इवेंट है। हमने कभी देखा है कि भाई जो लैकोप्रोन होता है वो दो चीजों के कंट्रोल में होता है, एक तो लैक्टोज वाली कहानी के और एक ग्लूकोज वाली कहानी के। जैसे अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है तो लैकोप्रोन ऑफ होता है, क्योंकि कैप प्रोटीन प्रमोटर से बाइंड नहीं कर रहा, और अगर कैप बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा। सिमिलरली जो रिप्रेसर है वो भी चिपका हुआ है, तो इन दोनों के ही कंट्रोल में काम होता है। लैकोप्रोन को आपको हमेशा लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों के ही रिलेशन में याद रखना चाहिए। अब है 707 क्वेश्चन। ई कोलाई सेल की वॉल्यूम है 1 माइक्रोमीटर क्यूब और वॉल्यूम है सिंगल बेस पेयर की, एक बेस पेयर जो है उसकी वॉल्यूम है 1 नैनोमीटर क्यूब। अगर ई कोलाई का डीएनए, ई कोलाई का पूरा जीनोम, इसकी लंबाई है 5 × 10⁶ बेस पेयर की, तो इसने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है सेल की। तो पहले आपको इसकी वॉल्यूम पता होनी चाहिए। तो कन्वर्जन इधर रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया सीधा 5 × 10⁶ नैनोमीटर क्यूब, क्योंकि एक बेस पेयर 1 नैनोमीटर क्यूब का था। तो टोटल जो जीनोम की वॉल्यूम है वो है 5 × 10⁶ नैनोमीटर क्यूब। अब पूरी सेल की वॉल्यूम कितनी है, वो है 1 माइक्रोमीटर क्यूब। लेकिन मेरे पास जो वॉल्यूम्स हैं उनकी यूनिट अलग अलग है, तो हमें ये जो माइक्रोमीटर क्यूब है हमें इसे कन्वर्ट करना होगा नैनोमीटर में। तो 1 माइक्रोमीटर क्यूब असल में 10⁹ नैनोमीटर क्यूब होता है। देखिए याद रखिएगा, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ नैनोमीटर होता है, लेकिन जब मैं मीटर क्यूब की बात करूंगा तो 10⁹ बन जाएगा। तो अब इस डिफरेंस को आप देख लीजिए कि भाई टोटल के मुकाबले टोटल वॉल्यूम है इतनी, तो ये उसका कितना फ्रेगमेंट है। 5 × 10⁶ डिवाइडेड बाय 10⁹। तो हम ये कर सकते हैं कि ये 3 बन जाए, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 1000, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 0.005। लेकिन आंसर तो परसेंटेज मांग रखा है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दीजिए तो ये बन जाएगा भाई 0.5%, यानी कि आपका आंसर है 2856। अगर इस क्वेश्चन को तुम्हें बेस्ट समझना है तो भाई कागज पेन लेकर के खुद भी इसे करना, तब भी तुम इसको बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट कर सकता है डीएनए सिंथेसिस को डी नोवो, मतलब केवल न्यूक्लियोटाइड पकड़ा दो और ये अपने आप बना लेगा। ये बात गलत है। कैन नॉट इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस डी नोवो, हाँ जी वो डी नोवो सिंथेसिस इनिशिएट नहीं कर सकता, उसको टेम्पलेट चाहिए, प्राइमर चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिंथेसाइज डीएनए इन 3' to 5' डायरेक्शन, नहीं, वो डीएनए की डायरेक्शन जो है बनाने की वो है 5' to 3'। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि अनवाइंड्स डीएनए इन 5' to 3' डायरेक्शन, तो भाई ये डीएनए अनवाइंड नहीं करता, डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, इसलिए जो आंसर था हमारा वो है 2846। क्वेश्चन 717, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए बाइंड फर्स्ट टू द पी साइट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम। भाई बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है उसमें पी साइट पर सिर्फ एक ही बार कोई ट्रांसफर आरएनए आता है, जो कि सबसे पहला होता है, और ये फॉर्माइल मैथ्योनिन लिए हुए आता है, जिसे आप इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए कहते हो। अमीनो एसिड भी अलग तरह का है और ये ट्रांसफर आरएनए भी अलग तरह का होता है। इस ट्रांसफर आरएनए में और वो ट्रांसफर आरएनए जो एलोंगेशन में आएगा मैथ्योनिन लेकर के, दोनों में फर्क है। तो इसी को लेकर के क्वेश्चन था कि सबसे पहला जो पी साइट पर आ रहा है वो क्या है। तो भाई ये है फॉर्माइल मैथ्योनिन लगा हुआ ट्रांसफर आरएनए, और ये ट्रांसफर आरएनए वो था जो फॉर्माइल मैथ्योनिन के लिए ही था। इसे हम लोग इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। ऑप्शन 2866। अब आया ट्रांसलेशन इनिशिएशन का ये डायग्राम, आपके काफी काम भी आ जाएगा। क्वेश्चन 1237, इन द फॉलोइंग टेबल लिस्ट 1 में डिफरेंट टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स दे रखे हैं, सेकंड में कुछ सर्टेन बेस मॉडिफिकेशंस हैं, और फिर हमें मैच करना है दोनों को। डीएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं, तो छूटते यार मैसेंजर आरएनए कैप M7G याद है आपको। ट्रांसफर आरएनए में सूडोयूरिडिन, और डीएनए का आपने मिथाइलेशन बहुत बार पढ़ रखा है, जिसे आप 5 मिथाइल साइटोसिन के नाम से जानते हो, एपिजेनेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इसे। तो ए का है सेकंड,
यानी कि हम इन दो ऑप्शन में से बात कर रहे हैं। बी का है थर्ड, यानी कि हम बात कर रहे हैं थर्ड ऑप्शन की, और सी का था 1 4948। देखिए ट्रांसफर आरएनए में कई तरह के बेसिस पाए जाते हैं और इंटरेस्टिंगली इसमें M5C भी है और M7G भी है, लेकिन फिर भी हम इसे ट्रांसफर आरएनए के नाम से नहीं पहचानेंगे क्योंकि ये यूनिक प्रॉपर्टी हैं मैसेंजर आरएनए की और डीएनए की। एनीवे, अगर आपको वहां ना समझ में आए हो कि भाई मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं, तो ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले मॉडिफिकेशन के डिस्क्रिप्टिव डायग्राम यहाँ दे रखे हैं जिन्हें आप समझ सकते हो। स्यूडो यूरोसिल का है, आयनोसिन है, 1 मिथाइल ग्वेनिलिल एसिड है, एंड सो ऑन। क्वेश्चन 1238 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस ऑफ 250 न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 30% थाइमिन। द नंबर ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट इन इच आर। तो भाई छूटते ही कैलकुलेशन मत करना शुरू कर दो। हमें पता है चारगोफ रूल है, और चारगोफ रूल में हमने पढ़ रखा है कि भाई प्यूरिन इज इक्वल टू पायरामिडिन, और हमें तरीके पता है कि कैसे हम लोग अगर एक बेस पता हो तो बाकी का भी नंबर निकाल लेंगे। लेकिन चारगोफ रूल की शर्त यह है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई नहीं होता, वो केवल डबल स्टैंड पर अप्लाई होता है। तो ऑप्शन ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये है इसका आंसर, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इन जब कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें नेगेटिव ऑप्शन होते हैं तो हमारा मन नहीं मानता उसको टिक करने के लिए नेगेटिव ऑप्शन को, इसलिए आसान होने के बावजूद, सिंपल होने के बावजूद भी यहाँ गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें कंफ्यूज कर देते हैं। अरविंद चारगोफ साहब से मिल लिए हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1244, following is a table in which a list 1 contains name of various steps of gene expression, और लिस्ट सेकंड में एंजाइम्स हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो एपिजेनेटिक रेगुलेशन है, डीएनए रिपेयर है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है। अब इनके एंजाइम्स हमें मैच करना है। अब ये भी हम लोगों ने बीच में भी जिक्र किया कि एपिजेनेटिक्स का मतलब है जहां पे हम यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन की बात कर रहे थे, तो भाई ये आएगा हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज के साथ ए का सेकंड, यानी कि मेरे आंसर पहले और दूसरे में से है। डीएनए रिपेयर काटना छाटना, तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम आएंगे, बी का फर्स्ट। तो आंसर तो मिल गया मुझे, लेकिन सभी ऑप्शंस को देखना जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन वाली कहानी में आरएनए पॉलीमरेज हो गया, सी का 4, और ट्रांसलेशन वाली कहानी में EIF2 काइनेज, हम लोगों ने इसका नाम पढ़ा हुआ है कई सारी जीन रेगुलेशन वाली पाथवेज के अंदर, तो ऑप्शन है 4975। और रही बात EIF2 काइनेज की, तो देखिए भाई EIF2 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 3 पेप्टाइड का बना हुआ है, अल्फा बीटा गामा। ट्रांसलेशन को शुरू कराने में रोल निभाता है, और इसके अल्फा यूनिट का फॉस्फोराइलेशन हो जाए तो फंक्शन में बदलाव आता है इसका। तो भाई ये बात ध्यान रखने वाली है। इसको जो फॉस्फेट लगाने वाले एंजाइम है उनको हम कहेंगे EIF2 काइनेज एंजाइम, और ये कम से कम 4 एग्जाम्पल हमारे सामने रखे हुए हैं, PKR, पर्क, GCN2 और HRI। ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं EIF2 काइनेज एंजाइम के, और ये ट्रांसलेशन रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। देन 1252, ड्यूरिंग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन डैश डिग्रेड्स द आरएनए प्राइमर बाय 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। देखिए होता क्या है कि जब यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, तो प्रोकैरियोट की तरह सिंपल सी स्टोरी नहीं है। प्राइमेज आकर के आरएनए प्राइमर बनाता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आकर के थोड़े से न्यूक्लियोटाइड और ऐड करेगा। ये है मेरा पूरा इनिशिएटर डीएनए प्लस आपका आरएनए प्राइमर। तो पूरा जो प्राइमर है, ये प्राइमर एक तरह का हाइब्रिड है जिसमें आरएनए भी है और डीएनए भी है। तो जब इस प्राइमर को हटाना होता है, तो जैसे हमने बैक्टीरिया में देख रखा है कि निक ट्रांसलेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 आया, उसने काम कर दिया। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अलग अलग एंजाइम्स है। आरएनएज H1 ने ये प्राइमर्स हटाए, फिर उसके बाद में जब आरएनएज H1 काम कर रहा होता था वो सारे नहीं हटा पाता, एक रह जाता है न्यूक्लियोटाइड, इसको वो हटाने की कैपेसिटी नहीं रखता। तो फिर दूसरा आता है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, और वो इसको भी हटाएगा, और जो प्राइमर के रूप में स्टार्टिंग में कुछ डीएनए की सीक्वेंसेस ऐड की गई थी वो उनको भी हटाता है। फिर बाद में आकर के डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, जो कि मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम था, इस पूरी कहानी को नए सिरे से तैयार करता है। ये डिस्क्रिप्शन जो हमें बता रहा है, ये यूकैरियोटिक जो रेप्लिकेशन है ये उसकी स्टोरी है,
और ये प्रोकैरियोट से काफी अलग है। इंडीड यहां भी ये मेंशन किया गया है कि आरएनएस H1 और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस ये दोनों मिलकर के उस प्राइमर को रिमूव करते हैं। किसी एक का अकेले काम नहीं है ये, और ये इसे यूनिक बनाता है। और जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में भी ये वाली एक गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में फैन 1 एक ऑप्शन में रखा हुआ है और आरएनएस H1 एक ऑप्शन में रखा हुआ है। इंडीड इसके यही दोनों के दोनों ही आंसर हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1256। The hypochramic effect is used to estimate the melting temperature for double stranded DNA. It arises through. हम हाइपोक्रोमिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि डबल स्ट्रैंड डीएनए कम लाइट एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसलिए क्योंकि बेस स्टैकिंग कर रखे हैं, पूरा सरफेस एरिया एक्सपोज नहीं होता। तो स्टैक्ड बेसिस इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एब्जॉर्ब लेस यूवी लाइट देन अनस्टैक्ड बेसिस इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इंडीड इसे हम हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या हाइपोक्रोमिक इफेक्ट दोनों बोल सकते हैं, बट हमेशा डिफाइन करेंगे एक दूसरे के अपोजिट की सेंस में। क्वेश्चन 1266 है, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एनहांसर? एनहांसर मॉलिक्यूल, देखिए ये कंजर्व्ड नहीं है इवोल्यूशन में। हम जानते हैं कि जीन्स के पास एनहांसर मिलते हैं, बट सेम एनहांसर नहीं है। एनहांसर कई बार ट्रांसक्रिप्शन भी कर डालते हैं और उनका आरएनए भी पार्टिसिपेट करता है जीन रेगुलेशन में। इनकी पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ता, ये जीन के अंदर हो, जीन के साथ लगे हों या दूर लगे हों, असर दिखाते हैं अपना, और इनके ओरिएंटेशन का भी असर नहीं होता। इंडीड ये लाइन है जो इंडिकेट कर रही है कि एनहांसर से आरएनए भी बनते हैं, जिन्हें एनहांसर या ई आरएनए कहा जाता है। एनहांसर का काम जीन रेगुलेशन में है, ये कहीं भी हो सकते हैं और आसपास के जीन्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। एक्चुअली में एनहांसर बाइंडिंग साइट्स हैं दूसरे प्रोटीन्स की, जो कि क्रोमेटिन रीमॉडलिंग का काम करते हैं। अब है क्वेश्चन 1268, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भाई बाइंड करता है साइन डेल्गोनो सीक्वेंस में, और ये हमने पहले वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 1271 है, द consequences of DNA base change in a mutation are maximum if the base change is located in the। भाई पहला है फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन ऑफ अ कोडोन। आपका पहला क्वेश्चन याद करो इसी वीडियो का। तो हमने कहा था कि जो फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन है, यहां पर बदलाव आते हैं तो म्यूटेशन हो सकता है, मिस सेंस भी हो सकता है और वो नॉन सेंस भी हो सकता है। मिडल ऑफ द इंट्रॉन, भाई एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और ये कह रहे हैं कि इंट्रॉन के मिडल में कहीं पर म्यूटेशन है। अगर ब्रांच पॉइंट पर होता है या फिर किनारे पर होता है 5 प्राइम या 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पर, तो वहां तो दिक्कत कर सकता है। लेकिन मिडल ऑफ इंट्रॉन आमतौर पे एक बेनाइन पोजीशन है और यहाँ पर म्यूटेशन का असर नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये निकल ही जाना है ना इंट्रॉन। रिपीटिव डीएनए एलिमेंट का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना। थर्ड पोजीशन ऑफ कोडॉन पे हमने अक्सर देखा है कि इससे साइलेंट म्यूटेशन होते हैं, तो जो पहला आंसर है वो था इसका करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1272, अगेन रिपीट है, द टेलोमरेज एंजाइम, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, हमने पहले वाले वीडियो में देखा था जब हम लोग बात कर रहे थे गेट बी के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1273, दो डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड आइसोलेटिंग आरएनए इन द लैबोरेटरी रिक्वायर्स एक्सट्रीम प्रिकॉशंस एंड प्री प्रिपरेशंस देन आइसोलेटिंग डीएनए। ऐसा क्यों है? हम जानते हैं कि आरएनए को आइसोलेट करने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अलग तरह के केमिकल्स के द्वारा ट्रीट किया हुआ पानी, यहाँ तक कि एपेंडोफ वगैरह भी हमें इस्तेमाल करनी होंगी, जबकि डीएनए एक्सट्रैक्शन में इतना ध्यान नहीं रखना होता। कारण ये है कि आरएनए इज मोर प्रोन टू हाइड्रोलिसिस देन डीएनए। इंडीड बहुत सारे आरएनए एंजाइम भी होते हैं जो आरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं, और एल्कलिक एनवायरनमेंट में भी आरएनए डिग्रेड कर सकता है। तो यही एक बड़ा कारण है। स्मॉल साइज मैटर नहीं करता यहाँ पर इस बात के लिए। आरएनए मॉलिक्यूल आरएनए हाइब्रिड बनाएगा तो वो तो डीएनए बना लेता है भाई। देयर इज अ लेसर आरएनए कंटेंट फॉर सेल, नहीं, अच्छी खासी मात्रा में आरएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन था कि भाई लैबोरेटरी में क्यों ध्यान से आपको ज्यादा आरएनए एक्सट्रैक्शन में करना पड़ता है। 5091, क्वेश्चन 1275, यहाँ फिर हमारे पास स्टेटमेंट है जिनमें से एक है असर्शन और दूसरा है रीजन। पता करना है इनका रिलेशन क्या है। असर्शन ए है आयनाइजिंग रेडिएशन डीएनए डैमेज कॉज कर सकता है। बोलिए ट्रू या फॉल्स? आयनाइजिंग रेडिएशन डीएनए डैमेज करता है, आंसर है ट्रू। आयनाइजिंग रेडिएशन जनरेट फ्री रेडिकल्स, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है?
यस, ये ट्रू है। क्या ये स्टेटमेंट वाकई में असर्शन का रीजन माना जाएगा? हाँ जी, ये उसका रीजन है। आयनाइजिंग रेडिएशन फ्री रेडिकल्स क्रिएट करते हैं और फ्री रेडिकल्स जाकर के डीएनए के बेसिस या बॉन्ड से टकराते हैं, उनसे रिएक्ट करते हैं और इसीलिए डीएनए डैमेज हो जाता है। तो असर्शन ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर इज द करेक्ट डेफिनेशन या फिर उसका एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 5097। क्वेश्चन 1277, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियस एंजाइम? भाई न्यूक्लियस एंजाइम वो होता है जो डीएनए को तोड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो डीएनए 1 का डायग्राम हमने देखा था गेट बी वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, जहां पे हमने निक ट्रांसलेशन देखा था कि वो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, तो ये न्यूक्लियस है। हेलिकेज एंजाइम डीएनए में हेलिकल जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो उनको हटा रहे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। लिगेज एंजाइम जोड़ रहे हैं, पॉलीमरेज भी जोड़ रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। तो करेक्ट आंसर है 5105 जो कि न्यूक्लियस का आंसर था। तो ये वो क्वेश्चन थे जो गेट बी और बैट एग्जाम में आए थे डीएनए बायोलॉजी से। हालांकि देखिए हमने केवल वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो रेप्लिकेशन, रिपेयर, ट्रांसक्रिप्शन, जीन रेगुलेशन, ट्रांसलेशन इससे रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने डीएनए टेक्निक की बात नहीं करी क्योंकि डीएनए टेक्निक को हम अलग ही रखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह में या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो ये सारे क्वेश्चन थे और ये काफी बड़ी मात्रा में क्वेश्चन थे। इंडियड किसी भी एग्जाम के अंदर डीएनए बायोलॉजी से 10 से 20% तक क्वेश्चन आ जाते हैं और जो कि बहुत डिसाइडरी होते हैं डिसाइड करने में कि भाई आप एग्जाम पास करने वाले हो या फेल करने वाले। आई होप इन सॉल्यूशन के साथ में आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो करिए घंटी के साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चलिए फिर सेफ रहिए और मजे कीजिए। बाय बाय।